नाउ विल टॉक अबाउट द मेजर ट्रेड सेंटर्स। ऐसे कौन कौन से स्टेट्स थे जहाँ पर बिजनेस ज़्यादा हुआ करता था एंशियंट इंडिया में। सो नाउ लेट्स सी ऐसे कौन कौन से स्टेट्स थे जहाँ पर एंशियंट इंडिया में ज़्यादा बिजनेस हुआ करता था। जो वो स्टेट्स थे तक्षशिला, इंद्रप्रस्थ, मथुरा, पाटलिपुत्र, उज्जैन, सांची। ये जो सारे स्टेट्स थे यहाँ पर एंशियंट इंडिया में ज़्यादा बिजनेस हुआ करता था। ओनली कीप दीज प्लेसेस इन योर माइंड, दिस इज गिवन इन योर चैप्टर 1। सो देखिएगा आप इसको। नाउ विल टॉक अबाउट द आइटम्स कि कौन कौन से आइटम्स थे जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट हुआ करते थे एंशियंट इंडिया में। तो हम देखेंगे मेजर जो एक आइटम था जो एक्सपोर्ट हुआ करता था इंडिया से, वो था स्पाइसेस के अलावा वीट, शुगर, इंडिगो, ओपियम, सीसम ऑयल, कॉटन, पैरट, लाइक लीव एनिमल्स एंड एनिमल्स प्रोडक्ट्स, हाइड्स, स्किन, फर्स, हॉर्न्स, टॉर्टाइस शेल्स, ये सारे जो थे वो एक्सपोर्ट होते थे। और मेजर जो एक्सपोर्ट होता था इंडिया में वो होता था स्पाइसेस का। तो जब इंडिया में वास्को डी गामा जब आए थे और उन्होंने जो बिज़नेस किया था वो पीपर का किया था, जो कि काली मिर्ची जिसे कहते हैं हम। और जो इंपोर्ट होते थे आइटम्स, चाइनीज़ सिल्क, फ्लैक्स एंड लिनन, वाइन, गोल्ड, सिल्वर, टिन, कॉपर एक्सेट्रा। सो ये जो आइटम्स थे वो इंपोर्ट होते थे, इंडिया में लाए जाते थे। लेकिन हमारी एंशियंट इंडिया में एक्सपोर्ट ज़्यादा होता था बजाय इंपोर्ट के। काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिजनेस था उस टाइम हमारा ऑल ओवर द इंडिया। नाउ विल टॉक अबाउट द पोजीशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन वर्ल्ड इकोनॉमी। वर्ल्ड में हमारी जो इकोनॉमी थी इंडिया की वो कैसी थी फ्रॉम 180 अप टू 1991। हम जो है इंडिया का इकोनॉमी को इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट AD 17th सेंचुरी तक, तब हमारे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्यों? क्योंकि हमारी इकोनॉमी तब लार्जेस्ट थी, सब नंबर 1 पे था इंडिया पुराने टाइम में। हमारी इंडिया की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। इंडिया का जो पार्ट था वर्ल्ड वेल्थ में वो 1/3 1/4 पार्ट हमारी इंडिया का हुआ करता था। हमारी जो इकोनॉमी थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, तो हम कवर करते थे 1/3 1/4 वर्ल्ड की जो वेल्थ है उसको हम इतना कवर करते थे। और इसीलिए हमारी कंट्री को स्वर्ण भूमि और स्वर्णद्वीप भी कहा गया। काफ़ी जो ट्रैवलर्स थे हमारे यहाँ आए थे, उन्होंने अपनी राइटिंग्स में इंडिया की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी उसको देखकर इसे स्वर्ण भूमि और स्वर्णद्वीप भी कहा था। और ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं सामने, ये मैं NCERT बुक से लिया गया पिक है। इसमें अगर हम बात करें फर्स्ट सेंचुरी की, तो जो इंडिया की जो इकोनॉमिकल कंडीशन थी वो काफ़ी इंडिया जो है वो 32% वेल्थ ऑक्यूपाई करती थी वर्ल्ड की। इतनी अच्छी कंडीशन थी इंडिया की। इसके बाद 1500 AD तक इसका जो पोर्शन था वो कम हो गया और ये सेकेंड नंबर पर जो है इकोनॉमी हमारी आ गई। 1600 AD तक आते आते जो इंडिया की कंडीशन थी वो थोड़ी कम हो गई थी, 24% के आसपास ही रह गई थी। और ये 1600 AD तक आते आते जो बाहर के जो इंटरवेंशन थे वो इंक्रीज़ होते जा रहे थे। इट इज़ इंक्रीजिंग बिकॉज द रिसोर्सेज ऑफ इंडिया इज़ वेरी गुड। बहुत ही अच्छी कंडीशन थी हमारे यहाँ रिसोर्सेज की, और यही कारण था कि बाहरी इंटरवेंशन हमारे यहाँ बढ़ता जा रहा था। और 1800 AD तक आते आते इंडिया की जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो काफ़ी कम हो गई थी। और इस टाइम 1800 AD में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एंटर कर लिया था और हमारे यहाँ रिसोर्सेज का मिसयूज़ करना शुरू कर दिया था। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत अच्छी रिसोर्सेज थी तो इन कंपनीज़ ने हमारे इंडिया पे आके राज किया फिर बाद में। और आपको पता है उसके बाद तो आफ्टर दैट हमारी इंडिया की जो कंडीशंस थी वो बहुत ही वर्स्ट होती गई, इकोनॉमिकल कंडीशन भी बहुत वर्स्ट, और बहुत समय तक हमारी इंडिया की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो वर्स्ट रही। और फिर धीरे धीरे जब ब्रिटिश राज ख़त्म हुआ उसके बाद 1952 में हमारी फ़र्स्ट पॉलिसी आई और फिर धीरे धीरे हमारी इंडिया की इकोनॉमी इंक्रीज़ करती गई। और इस तरह से कुछ इंडियन इकोनॉमी रही है एंशियंट इंडिया में। उसके बाद 1952 में हमारी जो
इकोनॉमी है उसको रीबिल्ड किया गया, जिसको आप 5 ईयर प्लान के नाम से भी जानते हैं। और इसमें ये सेंट्रलाइज़ किया, जो प्लानिंग है वो सेंट्रलाइज की गई कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पावर है वो गवर्नमेंट के हाथ में रहें। सेंट्रलाइज प्लानिंग में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ज़्यादा था। और जो 5 ईयर प्लान्स भी आए हमारे यहाँ 1952 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया, और फिर उसके बाद जो प्लान्स आते गए। और प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा इंक्लूड इसलिए नहीं किया गया क्योंकि एक तो पैसा नहीं था लोगों के पास, तो वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे इंडस्ट्रीज़ वगैरह में। सो दैट्स वाई प्राइवेट सेक्टर इज़ नॉट इंक्लूडेड, ओनली गवर्नमेंट सेक्टर हैज़ गॉट द, थोड़ा बहुत छोटे मोटे बिजनेस के लिए उन्हें अलाउ किया गया, बट जो मेनली पार्ट था वो गवर्नमेंट का ही था उस वक्त। इन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंटेशंस के बाद भी जो कंडीशंस थी वो नहीं इम्प्रूव हुई, क्योंकि गवर्नमेंट के हाथ में ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ थी और उस पर ध्यान देने वाले थे नहीं। और ड्यू टू इम्पोर्टेंस वाज गिवन टू द, और इस वक्त जो इम्पोर्टेंस दी गई थी वो मॉडर्न इंडस्ट्रीज़, मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड साइंटिफिक इंस्टीट्यूट, स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को दी गई। डिस्पाइट दीज एफ़र्ट्स, इतने एफ़र्ट्स के बाद भी जो इंडियन इकोनॉमी थी वो डेवलप नहीं हो पाई जितनी होनी चाहिए थी। और इसकी जो वजह थी लैक ऑफ कैपिटल, क्योंकि इंडिया में ज़्यादा कैपिटल नहीं था, और जो रिसोर्सेज थी वो भी उतनी ज़्यादा डेवलप नहीं थी उस वक्त, क्योंकि ब्रिटिशर्स जब गए तो बहुत सी रिसोर्सेज का मिसयूज़ कर चुके थे कि वो पूरे वो रॉ मटेरियल्स यहाँ से लेके जाते थे, और बहुत एक्सपेंडिचर हुआ। हमारी जो कंडीशंस थी आफ्टर इंडिपेंडेंस, दैट वाज वेरी वर्स्ट, बहुत ही ख़राब इकोनॉमी हो चुकी थी। और उसको इम्प्रूव करने के लिए सिर्फ गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ही इम्पॉर्टेंट नहीं था, इसमें प्राइवेट सेक्टर को भी लेना था, बट उनके प्राइवेट सेक्टर में पैसा ना होने की वजह से नहीं इम्पोर्टेंस दिया गया। और हमारे यहाँ जो हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी नहीं थे इतने, ना मशीनरीज़ थी, ना कोई टेक्नोलॉजी थी, नहीं। जो हमारी कंडीशन थी वो बहुत ही वर्स्ट थी। उसके बाद ये पॉलिसीज़ 5 ईयर्स प्लान्स और ये आने के बाद भी जो कंडीशन थी वो सुधर नहीं पा रही थी बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन। प्राइवेट सेक्टर्स में ज़्यादा वर्क नहीं था, मोस्ट ऑफ द वर्क वॉज गिवन टू द गवर्नमेंट सेक्टर। तो इसके चलते जब ये सारे ड्रॉबैक्स दिखे तो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन 1991 ये आया, जो कि था LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। So liberalization means the removal of entry of growth restrictions on the private sector। जो प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया था, उनको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं दी गई थी, उनको फ्रीली वर्क करने देना, ताकि हमारी जो इकोनॉमी है वो बेटर हो पाए। सो मेनली जो LPG का पर्पस था वो यही था कि जो इकोनॉमिक पोटेंशियल है कंट्री का वो बाहर आ पाए, और कैसे प्राइवेट सेक्टर्स को इंकरेज करके, जो कि पहले उन्हें नहीं दिया गया था। क्योंकि नाउ इसका मेन मोटिव यही था कि जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनको भी चांस मिले कि वो आएँ और बिज़नेस करें फ्रीली। और क्योंकि लिबरलाइजेशन पॉलिसी आई थी तो प्राइवेटाइजेशन मींस की ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर। मतलब कि जो पब्लिक सेक्टर, जो गवर्नमेंट सेक्टर है, उन सेक्टर्स को प्राइवेट सेक्टर्स में कन्वर्ट कर देना, ताकि जो प्राइवेट सेक्टर है वो अपना कैपिटल और मैनेजरियल कैपेबिलिटीज़ उसमें हेल्प करे और इकोनॉमी को बेहतर करें। तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को भी मौका दिया गया। नाउ व्हाट इज़ LPG? LPG के अंडर जो G है, ग्लोबलाइजेशन, दैट डिनोट्स ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेटिंग द नेशनल इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। मतलब हमारी जो इंडिया की इकोनॉमी है वो अदर कंट्रीज़ के साथ ऐड करना थ्रू रिमूवल ऑफ बैरियर्स ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड कैपिटल मूवमेंट्स। तो इसके अंडर जो मेन पर्पस था इसका कि बाहर से जो कंट्रीज़ हैं जो हमारे यहाँ वर्क करना चाहती हैं, जो आके इंडस्ट्री सेटअप करना चाहती हैं या इंपोर्ट करना चाहती हैं, तो उनके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे पहले, उसको रिमूव किया गया, ताकि हमारी इकोनॉमी वर्ल्ड इकोनॉमी से कनेक्ट हो पाए और हम भी ग्रो कर पाएँ, हमारी भी इकोनॉमिक ग्रो हो।
और अभी की हम बात करें तो जो इकोनॉमी है इंडिया की वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। सो इस तरह से हमारी इंडियन इकोनॉमी डेवलप। और अगर अब हम देखें तो 2014 से जो फोकस है इंडिया का वो है इंडियन इकोनॉमी को टॉप पे लेकर आना, और उसके लिए काफ़ी वर्क भी किया जा रहा है। और इसी के अंडर जो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है और डिजिटलाइजेशन इंडिया, ताकि हमारी इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रो करे, बिज़नेस और इजीली हो पाए, अदर कंट्रीज से हमारी कनेक्टिविटी और बेहतर हो पाए। सो नाउ द फर्स्ट चैप्टर इज़ कवर्ड अंडर दिस